Hello friends, I am C. Palak Pavagadi. Welcome to Naukar Digital Institute. We are in the fifth lecture of the capital gain, wherein what we had in the last lecture was the stock market. मैंने समझाया था कि ओरिजिनल शेयर्स के लिए परचेज प्राइस सेल्स प्राइस का डिफरेंस विल बी द कैपिटल गेन. बोनस के लिए द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वुड बी नील फॉर द बोनस. एंड तीसरा मैंने समझाया था फ्रेंड्स के राइट के लिए आपको राइट शेयर्स ऑफर हुए हैं, लेटर आया है, फ्री में आया है. इफ यू वांट टू अक्वायर, गो गिव द लेटर प्लस गिव द मनी विच द कंपनी इज आस्किंग यू टू गिव फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग यू द राइट शेयर्स. आप ये राइट शेयर्स परचेस करोगे लेटर देके, रुपए देके, एंड फिर बेच दोगे तो नॉर्मल कैपिटल गेन ही होगा. बट अगर आपको राइट ऑफर हुए हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो देयर इज नो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, कुछ भी नहीं करना है. थर्ड वन इज इंपॉर्टेंट. अगर आपको राइट आया है, you don't want to buy, you have relinquished your right, renounced your right in favor of someone else, got the money, जितने भी रुपए आए ना, that is called relinquishment of asset and liable for capital gain. जिनको आपने राइट relinquish किया, उनके हाथ में जो रुपए उन्होंने आपको दिए प्लस कंपनी को दिए, that would be his cost of acquisition. इतनी बात हमने कल ली थी. एक सम और भी गिनेंगे इसके ऊपर, बट एट अ लेटर स्टेज सो दैट रिमाइंडर में दे सकूं. अभी आज मुझे जो सबसे पहला मुद्दा लेना है वो लेना है डीमैट एंड कैपिटल गेन. क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज दिस डीमैट? सर, मुद्दा ऐसा है डीमैट का कि इट इज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ शेयर्स, डीमटेरियलाइजेशन ऑफ द शेयर्स. कंसेप्ट ऐसा था फ्रेंड्स कि पुराने जमाने में जो शेयर्स हुआ करते थे वो आपको फिजिकल फॉर्म में आते थे, सर्टिफिकेट के फॉर्म में आते थे. अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर्स परचेस करो ना, तो आपको सर्टिफिकेट फॉर्म में आते थे. आपको स्टॉक मार्केट जाना पड़ता था, शेयर्स परचेस करने पड़ते थे, सर्टिफिकेट के फॉर्म में आते थे. बेचना हो ना तो आपको स्टॉक मार्केट जाना होता था और वहां पे जाके फिजिकली आपको शेयर्स बेचने होते थे और आपको सर्टिफिकेट ट्रांसफर करने होते थे, जिसका रजिस्ट्रेशन कंपनी के पास करवाना होता था. एंड ये पूरा ट्रांजैक्शन होता था. बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस थी फ्रेंड्स, बिकॉज वेरीन सम पर्सनल आई वुड से इन्वॉल्वमेंट वॉज रिक्वायर्ड फॉर बाइंग, फॉर सेलिंग, एंड पर्सनली आपको स्टॉक मार्केट में जाना पड़ता था. आज का इरा है टेक्निकल और टेक्नोलॉजी का इरा है फ्रेंड्स. अभी तो आप देखो फिजिकल लेक्चर की जगह हम भी डिजिटल लेक्चर ले रहे हैं ड्यू टू दिस कोविड-19. 2000 से ये लोग लेके आए डिपार्टमेंट वाले, गवर्नमेंट वाले रादर, दैट शेयर्स मस्ट बी हेल्ड नॉट इन द फिजिकल फॉर्म बट इन द डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. मीनिंग दरबार आप शेयर्स परचेस करोगे, आप फोन पे अपने ब्रोकर के साथ बात करके भी शेयर्स परचेस करो, आप ऑनलाइन कंप्यूटर पे भी अपने मोबाइल में ऐप में भी शेयर्स परचेस कर सको. जैसे ही शेयर्स परचेस करोगे ना, आपको फिजिकल फॉर्म में शेयर्स नहीं आएंगे, आपको डिजिटल फॉर्म में शेयर्स आएंगे. दिस शेयर वुड बी एंटरिंग इनटू योर डीमैट अकाउंट, बैंक अकाउंट जैसा है. जैसे बैंक में आप कैश जमा करवाते हो, चेक जमा करवाते हो, रुपए जमा करवाते हो और बैंक से रुपए विड्रॉ करते हो, चेक इश्यू करते हो, वैसे ही शेयर्स परचेस करो तो ये शेयर्स बैंक अकाउंट जैसा ही डीमैट अकाउंट है, उसमें एंटर हो गए. और आप बेचो तो बैंक अकाउंट जैसा ही डीमैट अकाउंट है, जिसमें से शेयर्स बाहर जाएंगे. फिजिकल फॉर्म में शेयर्स थे ना, तो मेरा कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं था. इसलिए मेरा बड़ा प्रॉब्लम नहीं था बिकॉज फिजिकल फॉर्म में जब मेरे शेयर्स थे तो कैपिटल गेन के कंप्यूटेशन के लिए कोई भी टेंशन वाला मुद्दा नहीं था. कैसे टेंशन वाला मुद्दा नहीं था, मैं समझाऊं फ्रेंड्स. फिजिकल फॉर्म में शेयर्स आते थे, सर्टिफिकेट चले जाते थे, वो सर्टिफिकेट मैंने ट्रांसफर किया. अब डीमैट में थोड़ा अलग है, मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं इट इज डीमैट एंड कैपिटल गेन. देखिए फ्रेंड्स, ये कैसे वर्क करेगा उसके लिए मैं समझाऊं फ्रेंड्स. तो मान लीजिए देयर इज एन असेसी मिस्टर एक्स
जो एक ही कंपनी में डील कर रहा है, दैट इज शेयर्स ऑफ से PQR लिमिटेड, बराबर है। अब उन्होंने आपको यहां पे दिया हुआ है डेट ऑफ एक्विजिशन, नंबर ऑफ शेयर्स, कॉस्ट पर शेयर एंड पुराने जमाने में फ्रेंड्स, एज आई हैव सेड, के सर्टिफिकेट आते थे इन ओल्ड डेज 2000 के पहले। तो मैं यहां पे एक आध ट्रांजेक्शन 2000 के पहले का भी लिख रहा हूं सो दैट आई कैन एक्सप्लेन द प्रोविजन इन अ बेटर फैशन। तो यहां पे हम आपकी डेट जो लिखेंगे वो डेट लिखेंगे डीमैट की। फ्रेंड्स, लेट अस पुट इट दिस वे कि मेरे असेसी ने, मान लीजिए कि यहां पे इन द गिवन केस यस, पुराने जमाने में सर्टिफिकेट आते थे तो मैं सर्टिफिकेट नंबर लिख रहा हूं। नाउ लिसन, 18 जुलाई 1997 को मैंने 1000 शेयर्स परचेज किए 30 रुपए में। 21,001 से लेके 22,000 तक के मुझे सर्टिफिकेट नंबर आए। पुराने जमाने में शेयर्स सर्टिफिकेट फॉर्म में आते थे, ऐसा मैंने बोला थोड़ी देर पहले। अब 2000 के बाद से 22 अप्रैल 2004 को मैंने 800 शेयर्स परचेज किए। ये 800 जो मैंने परचेज किए ना फ्रेंड्स, वो मैंने 50 रुपए में परचेज किया। एंड जब मैंने ये 50 रुपए में परचेज किया सब, तो ये अभी मुझे सर्टिफिकेट नहीं आए। 50 में परचेज कर रहा हूं ना, तो अभी तो ये डीमैट फॉर्म में ही आएगा। क्यों डीमैट फॉर्म में आएगा? द रीजन बीइंग फ्रेंड्स, 2000 के बाद तो डीमैट इज मैंडेटरी। व्हेनेवर यू परचेज इट हैज टू बी डीमैटेड। पुराने वाले जो मेरे वो फिजिकल फॉर्म में पड़े हैं, नए 2000 के बाद मैंने परचेज किए वो डीमैट फॉर्म में आए। जनरल रूल ऐसा है कि मैं आज परचेस करूंगा ना, तो कल या परसों तक मेरे डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं। अच्छा, तीसरे मैंने 3 अक्टूबर 2010 को परचेज किए, से 700 शेयर्स मैंने परचेज किए, 60 रुपये में परचेज किए। 4 अक्टूबर 2010 को मेरे डीमैट अकाउंट में आ गए। एंड लास्ट मैंने से 16 ऑफ दिसंबर 2018 को परचेज किया 500 शेयर्स, जो 70 में मैंने परचेज किए, और जो डीमैट हुए 17 दिसंबर 2018 में। अभी समझो, मेरे पास एक ही कंपनी है PQR लिमिटेड, उसके कितने शेयर्स पड़े हुए हैं मेरे पास? उसके 1000, 800, 700, 500 करके टोटल कैन आई से 2000 शेयर्स पड़े हुए हैं। ये 2000 शेयर्स में से कैन वी से 1000 फिजिकल फॉर्म में है, ये पहले वाले, एंड बाकी के सब डीमैट फॉर्म में है। मुझे बेचने हो ना ये 1000 भी ओरिजिनल जो फिजिकल फॉर्म में सर्टिफिकेट फॉर्म में पड़े, तो डीमैट करवाना कंपलसरी है। एंड इसीलिए मैंने ये शेयर्स को भी जो फिजिकल फॉर्म में आए थे ना, उसको मैंने सर्टिफिकेट निकाल दिया एंड मैंने क्या करवा दिया? डीमैट। एंड मैंने कब डीमैट करवाया? से 18 ऑफ दिसंबर 2018 को। फ्रेंड्स, खास समझना, आप ये 97 में लिए हुए शेयर्स को ईयर 2000 में भी डीमैट करवा सकते थे, 2002 में भी करवा सकते थे, 5 में भी करवा सकते थे, 12 में भी करवा सकते थे, 17 में भी करवा सकते थे। आपने इसको 18 में डीमैट करवाया। अभी आपके पास पूरे 3000 शेयर्स डीमैट फॉर्म में है। And now friends, let us assume that on 12th May 2019 आपने इसमें से 2300 शेयर्स आर सोल्ड एट, say for example 200 each. You are asked to compute
capital gain if fair market value on 1/4/2001 for this share is 40 each. आपकी मार्केट वैल्यू 40 है, आप कंप्यूट कीजिए कैपिटल गेन. अब फ्रेंड्स आप समझो, आपके केस में कुछ पोजीशन ऐसी हुई है कि मैंने पहले 800 शेयर्स 50 वाले डीमैट हुए, फिर 700 शेयर्स 60 वाले डीमैट हुए, 500 शेयर्स 70 वाले डीमैट हुए, 1000 शेयर्स 30 वाले जिसकी मार्केट वैल्यू 40 है डीमैट हुए, और ये 3000 शेयर्स में से मैंने 2300 शेयर्स बेच दिए. शेयर्स अगर मेरे फिजिकल फॉर्म में होते ना तो मैंने जो सर्टिफिकेट ट्रांसफर किए वो बेच दिए, बट शेयर्स अगर मेरे डीमैट फॉर्म में है तो बेचे कौन से ना, वो डिसाइड करना थोड़ा असेसी के लिए डिफिकल्ट हो जाता था. एंड टू ओवरकम दिस पर्टिकुलर डिफिकल्टी, my legislature came out with the rule of demat, which I am supposed to teach you today. Act says that to decide which shares are sold, one has to follow FIFO on the basis of, not by demat is to be followed. आपने जो शेयर्स डीमैट पहले करवाए ना, लाइक आपने डीमैट ये पहले करवाया है, दूसरा है ये 700 वाला, तीसरा है ये 500 वाला, एंड चौथा है ये ओरिजिनल 1000 वाला, ये फॉर्मेट में आप बेचोगे. मीनिंग देयर बाय फ्रेंड्स, अगर मैं यहां पे कंप्यूटेशन करूं तो माय असेसी इज मिस्टर एक्स फॉर द ईयर 1920 relevant to 2021. कैन वी से व्हाट ही हैज सोल्ड ऑफ हिज, पहले 800 शेयर्स उन्होंने बेचे, कितने वाले, 50 वाले. उसके बाद क्या जा रहा है, 700 शेयर्स उनके जा रहे हैं, कितने फ्रेंड्स, 60 वाले. तीसरा 500 जा रहा है, 70. चौथा, टोटल आपने कितने बेचे वो देख लीजिए फ्रेंड्स एक बार. टोटल आपने बेचे हैं 2300. अब आपने 3000 में से 2300 बेचे, ये एक वाले गए, दो वाले गए, तीन वाले पूरे चले गए. बाकी का जो अभी बचा फ्रेंड्स, कैन वी से 800, 700, 500 करके 2000, टोटल 2300 बेचे हैं. तो 300 शेयर्स आप बेच रहे हो, वो फर्स्ट ट्रांच में से बेच रहे हो जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 40 रुपए है ऑन 1/4/2001 है, इसकी कॉस्ट 20 रुपी है. फ्रेंड्स अगर आप ये बेच रहे हो तो मुझे पहले मैंने डिसाइड किया कौन से बेचे, कौन से बेसिस पे डिसाइड किया, फीफो ऑन द बेसिस ऑफ डीमैट ये डिसाइड होगा. अब सुनो, मैंने ये बेचे हैं, अभी मैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सभी बात करूंगा, इंडेक्सेशन वगैरह ऑल स्टोरीज विल बी टेकिंग केयर ऑफ. कैन वी से मैंने ये 1,60,000 रुपए में बेचे, पता चला 800 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 200 रुपए पर शेयर इज माई सेल्स प्राइस. ये मैंने 1,40,000 में बेचे, आई होप आई एम मेकिंग इट क्लियर. 700 मल्टीप्लाइड बाय 200, ये मैंने 1 लाख में बेचे, 500 मल्टीप्लाइड बाय 200, एंड ये मैंने 60,000 में बेचे. ये मेरा टोटल कॉलम आपके होमवर्क में होगा, नंबर 1. नंबर 2, अब देखो सर, 800 शेयर्स मैंने 50 रुपए में लिए थे. एक बार ये डिसाइड हो गया ना मैं कौन से बेच रहा हूं, देन फॉर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, दैट इज कॉल्ड पीरियड ऑफ होल्डिंग, एंड फॉर इंडेक्सेशन अगर लॉन्ग टर्म हो तो डेट ऑफ डीमैट इज नॉट रेलेवेंट, समथिंग इंपॉर्टेंट, डेट ऑफ एक्विजिशन विल बी रेलेवेंट. लाइक आपने डिसाइड किया 1 2 3 4 कौन से बेसिस पे, डीमैट बेसिस पे, बट ये शेयर्स लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है, वो परचेज की डेट पे बेस के
बेस पे डिसाइड करने का। ये 800 आपने लॉन्ग टर्म है बिकॉज 2004 में परचेस किए हैं। कितने में परचेस किए थे? 50 में। तो आपकी कॉस्ट आई 40,000, पता चल रहा है 800 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 50 रुपी, टोटल कॉस्ट विल बी 40,000 रुपीज। लॉन्ग टर्म है तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़े विद द सेल ईयर, दैट इज 1920। इंडेक्स नंबर आपको एग्जाम में सम में ही दिए होगे, डोंट वरी। डिवाइडेड बाय कैन आई से 45, दैट वुड बी गिविंग यू 113। अगर आप इसको इंडेक्स करो 40,000 को, तो योर इंडेक्स कॉस्ट is going to be, friends, can I say 40,000 rupees divided by 113 multiplied by 289 will be giving you 1,02,300. So if I deduct 1,02,300, can we say whatever I get would be called my long-term capital gain from 160? If I deduct the same, my long-term capital gain will be 57,900 rupees. मेरा फीफो होगा डिमैट बेस पे, पर एक बार ये डिसाइड हो गया कौन से शेयर्स में बेच रहा हूं, तो उसके बाद डिमैट डेट इज इररेलेवेंट। व्हाट इज रेलेवेंट इज डेट ऑफ एक्विजिशन इज रेलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, एज वेल एज डेट ऑफ एक्विजिशन इज रेलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द इंडेक्सेशन। अच्छा, दूसरा, मैंने 2010 में लिए हुए 700 शेयर 60 रुपए में जो लिए थे वो बेचे। कैन वी से ये मैंने 700 शेयर 60 में लिए थे, दैट मीन्स माई टोटल कॉस्ट वॉज 42,000, should be multiplied by 289 divided by 1011 is the index number of the year of acquisition। मुझे 1011 का इंडेक्स नंबर याद है 167। आपको टेंशन नहीं लेना है कि सर को सब याद रहता है, हमको याद नहीं रहेगा, तो आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है और आपके सर को भी कुछ याद नहीं रहा। ये तो क्या आपके सर कर रहे हैं, आपके सर सम भी खुद बना रहे हैं, आंसर भी खुद लिख रहे हैं। इसलिए आपके सर क्या ट्राई करते हैं, जिस ईयर का इंडेक्स नंबर आपके सर को आता है ना, वो ही ईयर क्वेश्चन में लिखते हैं। बाकी मुझे भी सभी ईयर के इंडेक्स नंबर याद नहीं है, मैं ऑनेस्टली एडमिट करता हूं फ्रेंड्स, बिकॉज वी डोंट हैव टू मग अप, डोंट वरी। 42,000 मल्टीप्लाइड बाय 289 divided by 167 is the index number. My index cost will be 72,680 is my index cost, and if I deduct the same from 140, my long-term capital gain will be 67,320 would be my long-term capital gain. Now relevant friends, तीसरे मैंने 16 दिसंबर 18 को ही अक्वायर किए थे और मैंने अभी बेच दिया कब, 12th में 2019 को। कैन वी से दिस इज सेड टू बी हेल्ड फॉर लेस देन 12 मंथ्स और 24 मंथ्स। लिस्टेड हो तो 12, अनलिस्टेड हो तो 24। दोनों केस में इट विल बिकम शॉर्ट टर्म। अगर शॉर्ट टर्म है तो मुझे क्या डिडक्शन मिलेगा, खास समझना। आई विल बी एबल टू डिडक्ट द एक्चुअल कॉस्ट, एंड अगर मैं एक्चुअल कॉस्ट इसकी डिडक्ट करूं तो माई एक्चुअल कॉस्ट इज 35,000, एंड फ्रेंड्स माई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन विल बी, कैन आई से 65,000 रुपीज। ये तो तीनों एकदम जनरल थे, एकदम सिंपल थे। पॉइंट प्रॉब्लमेटिक विल बी द नेक्स्ट। फर्स्ट ट्रांच में से मेरे अभी ये 1000 वाले में से 700 शेयर्स बाकी है, बट 300 मैंने ये 1000 वाले में से ही बेचे। अब ये 1000 वाले में से अगर मैं डेट ऑफ डिमैट टू डेट ऑफ सेल गिनने जाऊं ना, तो वो शॉर्ट टर्म हो जाएगा। बट खास समझो, फॉर द पर्पस ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग, दैट इज लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, एंड फॉर इंडेक्सेशन, what is relevant is not the date of demat. What is relevant is, मैंने अंडरलाइन करके थियरी में लिखा हुआ है, डेट ऑफ acquisition is relevant, and as it is date of acquisition relevant, what is going to be the portion is, friends, can we say मैंने acquire किए हैं 1997 में, मैंने बेचे हैं 2019 में, it is said to be held for more than how many months friends? Can we say 12 months or 24 months? It would be long term, and अगर ये long term है तो मुझे डिडक्ट क्या करना पड़े, इंडेक्स कॉस्ट मुझे डिडक्ट करनी पड़े। फ्रेंड्स, कैन वी से माई इंडेक्स कॉस्ट इन द गिवन केस is going to be 300 shares, बिकॉज मैं बेच रहा हूं 300, मल्टीप्लाइड बाय मेरी कॉस्ट 30 रुपी है, बट 30 नहीं लेने का, बिकॉज 14/2001 के पहले है। कल के लेक्चर में सिखाया है कि whenever any capital asset, बिल्डिंग हो, लैंड हो, गोल्ड हो, शेयर्स हो, कुछ भी हो, acquired prior to 1/4/2001, ये डेट बहुत रेलेवेंट है। 1/4/2001 के पहले अगर शेयर्स अक्वायर किए हुए हैं, कोई भी कैपिटल एसेट अक्वायर किए हुए, तो यू टू टेक द कॉस्ट 30 और फेयर मार्केट वैल्यू 40, विच एवर इज हायर, आई विल बी टेकिंग हायर टू बी, कैन आई से 40 rupees, and that would be giving me 12,000 multiplied by 289 divided by not the year of demat, but divided by
the base year, that is 100 in our case, that is the year of acquisition I am supposed to take into account. And friends, if I take into account the year of acquisition, can I say it will be giving me 12,000 multiplied by 289 divided by 100 will be giving you 34,680. ये सब आपका टोटल कॉलम होमवर्क में है एंड 60,000 में से आप 34,680 डिडक्ट करोगे तो योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विल बी 25,320. स्टिल you have in balance 700 shares which are acquired by you in the year 1997 at 30 rupee cost, having fair market value on 142,001 to be 40 rupees. So डीमैट के लिए दो लाइन इंपॉर्टेंट, डिसाइड करो कौन से शेयर्स बेचे, उसके लिए फीफो अप्लाई करनी है. फीफो कौन से बेस पे अप्लाई करनी है फ्रेंड्स? फीफो आपको अप्लाई करनी है ऑन द बेसिस ऑफ द डीमैट अप्लाई करनी है फीफो. जो शेयर्स डीमैट फर्स्ट हुए दे आर सेड टू बी गोइंग आउट फर्स्ट. एंड एक बार ये डिसाइड हो जाए तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए एंड इंडेक्सेशन के लिए व्हाट इज रेलेवेंट इज नॉट द डेट ऑफ डीमैट, व्हाट इज रेलेवेंट इज द डेट ऑफ एक्विजिशन इज रेलेवेंट. सो ये मेरा आज का स्टॉक मार्केट वाला पहला मुद्दा हुआ, डीमैट एंड द कैपिटल गेन. आप अच्छे से इतना 7-1 मिनट में कॉपी करोगे. यस फ्रेंड्स, हो गया? डिमटेरियलाइजेशन देखो, मैं STT 112A नंबर का सेक्शन है, 111A नंबर का सेक्शन है, उसमें अभी नहीं जा रहा हूं. मैं पहले जो बैचेस का मुझे 10 घंटे वाला पूरा कवर अप करना है वो पहले कवर अप कर दूं, सो दैट यू वुड बी एट पार विद अदर बैचेस, सो दैट अदर बैचेस आल्सो कैन ज्वाइन इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द कैपिटल गेन. Yes friends, so this is DMAT and the cap gain. This would be leading me friends to the special cases of the capital gain, जिसमें मुझे 3 आज कवर अप करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. पार्ट 1 इज सेक्शन 45(2). It deals with capital asset which is converted into stock in trade, and thereafter may be sold off by my assessing.
45 इज द चार्जिंग सेक्शन फॉर द कैपिटल गेन फ्रेंड्स। मान लो कि मैंने कैपिटल असेट एक्वायर की थी ऑन 15th of July 2004 फॉर ₹2,26,000। मैं इसको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं। पलक इंडिविजुअल के पास ज्वेलरी है। ये ज्वेलरी जो मैंने पहनी हुई है वो मेरी कैपिटल एसेट है। मैं ये टीचिंग से या प्रैक्टिस से तंग आ गया और मैंने डिसाइड किया कि मैं बिजनेस करता हूं ज्वेलरी का। मैंने स्टार्ट किया पलक ज्वेलर्स, जिनके प्रोप्राइटर है पलक इंडिविजुअल ओनली। अब ये मुद्दा खास समझना, पलक इंडिविजुअल जो था वो एंड पलक ज्वेलर्स प्रोप्राइटर पलक इंडिविजुअल आर सेम असेसी। हितेश सर इंडिविजुअल, हितेश सर प्रोप्राइटर नौकार क्लासेस वन एंड सेम। सर ये खास समझना, यहां पे मैंने अगर ये ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरे पास ज्वेलरी बाय करने के तो रुपए नहीं थे, तो यही जो मेरी ज्वेलरी मेरी कैपिटल असेट थी ना, उसको ही मैंने मेरे स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया। पहले ये ज्वेलरी वॉज ओन्ड बाय पलक इंडिविजुअल, नाउ ऑल्सो इट इज ओन्ड बाय पलक इंडिविजुअल। पहले इट वॉज ओन्ड एज कैपिटल असेट, नाउ इट इज ओन्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, बट द ओनर फॉर द सेम इज वन एंड सेम। Am I liable for capital gain? Answer given by law is no. You are not liable for capital gain because there is no transfer. So मुझे मुद्दा समझाना है कि मैंने ज्वेलरी परचेज की थी, मान लो 15 जुलाई 2004 को, कितने रुपए में परचेज की थी? 2,26,000 में। Assume it is converted into stock in trade on 28 नवंबर 2017। ये मैंने परचेज किया था एट अ कॉस्ट में, यहां पे लिख दूं सिंपल लैंग्वेज में, एट अ कॉस्ट ऑफ 226। जिस दिन मैंने कन्वर्ट किया उस दिन की मेरी मार्केट वैल्यू थी 18 लाख रुपए। Question arises, am I liable for capital gain? Answer given is no, you are not liable for capital gain, don't worry. Now listen, 226 and 18 लाख के डिफरेंस के ऊपर मुझे कोई टैक्स नहीं लगा इन द ईयर 17-18। अभी सुनना प्लीज, ये मैंने ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट किया तब कोई टैक्स, क्यों टैक्स नहीं लगा मैं याद करवा दूं। पहले ओनर था पलक इंडिविजुअल, अभी ओनर है पलक ज्वेलर्स, प्रोप्राइटर पलक इंडिविजुअल। पलक इंडिविजुअल इज वन एंड सेम, सो देयर इज नॉट कॉल्ड अ ट्रांसफर, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ लिविंग एनी कैपिटल गेन, क्योंकि ट्रांसफर ही नहीं है। अभी मैंने स्टॉक इन ट्रेड मेरा जो था ना वो सेल ऑफ कर दिया ऑन 19th of May 2019 एंड मैंने जो इसको सेल्स किया वो सेल्स किया एट 21,50,000। तो फ्रेंड्स, मैं जब स्टॉक इन ट्रेड बेच दूं तब तो आप सबको पता है कि स्टॉक इन ट्रेड बेचने पे जो गेन आता है वो कौन से हेड में जाता है? बिजनेस एंड प्रोफेशन। कितना मेरा गेन आएगा? मेरी सेल्स प्राइस आई 2150 एंड फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ मेरा कन्वर्जन था फ्रेंड्स 18 लाख। तो डिफरेंस जो आया वो मेरा बिजनेस इनकम आया, जिसके ऊपर मैं पीवाई
1920, कौन सा पीवाई 1920 में इसके ऊपर टैक्स भर दूंगा। अब साहब अगर 3.5 लाख रुपए के ऊपर ही टैक्स लगाए ना, तो मेरा बेनिफिट तो देखो, 226 की मेरी कॉस्ट थी, मैंने बेचा 21,50,000 के ऊपर, डिपार्टमेंट मुझे टैक्स लगा सका 18 लाख एंड 21,50,000 के डिफरेंस के ऊपर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज नॉट एबल टू लेवी एनी टैक्स ऑन द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। डिपार्टमेंट को नुकसान जा रहा है। डिपार्टमेंट ने बोला ये तो गलत है, आप कैपिटल गेन टैक्स भरो पलक इन द ईयर 17-18 में। बोला नो सर, आई कैन नॉट, बिकॉज देयर इज नो ट्रांसफर। डिपार्टमेंट ने वे आउट निकाला। डिपार्टमेंट ने मुझे बोला एक काम करो, चलो टैक्स मत भरो, बट इन द ईयर ऑफ कन्वर्जन आप कैपिटल गेन को कंप्यूट करो। मैंने आर्ग्यू किया कि सर व्हाई शुड आई कंप्यूट। डिपार्टमेंट ने बोला आप टैक्स टेंशन मत लो, आपको टैक्स नहीं लगाएंगे, आप अभी खाली कंप्यूटेशन करो। एंड कंप्यूटेशन के लिए मुझे बोला कि आपको नेट कंसीडरेशन लेनी है फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, उसमें से आपको डिडक्ट करना है कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय IN। IN का फुल फॉर्म है इंडेक्स नंबर ऑफ कन्वर्जन ईयर डिवाइडेड बाय IN ऑफ एक्विजिशन, और बीच में अगर इंप्रूवमेंट किया हो तो इंप्रूवमेंट ईयर। एंड आप कैपिटल गेन अज्यूमिंग लॉन्ग टर्म में, इसलिए मैं इंडेक्सेशन ले रहा हूं, आप कैपिटल गेन कंप्यूट करो। मीनिंग देयर बाय मुझे बोला कि आपके कैपिटल गेन के कंप्यूटेशन के लिए पलक भाई आपको नेट कंसीडरेशन लेनी होगी, इज कैन वी से FMV ऑन conversion? Can we say what is the FMV on conversion? 18 लाख लेस आपको डिडक्ट क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स कॉस्ट। कहां से लाऊंगा मैं इंडेक्सेशन, 226 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय द इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर 17-18। ये पता चला 17-18 कहां से ला रहा हूं, इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर ऑफ फ्रेंड्स कन्वर्जन। कन्वर्जन ईयर के इंडेक्स नंबर से मुझे इंडेक्स करना है। कन्वर्जन का ईयर कौन सा है, 28 नवंबर 2017 मींस PY 17-18 का आपको इंडेक्स नंबर एग्जाम में दिया होगा। इंडेक्स नंबर है 272 डिवाइडेड बाय द ईयर इन विच इट इज अक्वायर्ड, दैट इज 4513। एंड फ्रेंड्स ये लेके मैं अगर इंडेक्स कर दूं तो माय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कैन आई से, इसको मैं इंडेक्स करूं तो 272 divided by 113 multiplied by 226 will be giving you 5,44,000। एंड फ्रेंड्स मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहां पे आ रहा है 12,56,000। ये मैंने कंप्यूट किया PY 17-18 में, बट PY 17-18 में मेरी कोई ट्रांसफर नहीं हुई थी एसेट की। तो अभी मेरा डिपार्टमेंट बोल रहा है कि पलक भाई ये दोनों जो आपका था ना, वो बोथ आर कैपिटल गेन एंड BNP, बोथ आर टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर 2019-20 relevant to 2021, that is the year in which you have actually realized the gain। देखो कंसेप्ट समझना थोड़ा टेक्निकल है। मुद्दा ऐसा है कि मेरा आर्ग्यूमेंट था कि मैं 17-18 में कोई टैक्स नहीं भरूंगा बिकॉज मैंने ट्रांसफर नहीं किया है, मैंने कुछ कमाया नहीं है। डिपार्टमेंट का आर्ग्यूमेंट था कि 226 एंड 18 के डिफरेंस के ऊपर टैक्स लगे। डिपार्टमेंट एंड मेरे आर्ग्यूमेंट दोनों को मर्ज करके हमारी गवर्नमेंट प्रोविजन लाई 45(2) का, विच इज कॉल्ड कैपिटल असेट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड एंड सोल्ड ऑफ, जिसमें बोला कि आपने जब असेट को स्टॉक में कन्वर्ट किया ना, तब खाली कैपिटल गेन को कंप्यूट करो। 18 लाख अगर बेचा होता तो कैपिटल गेन कितना आता, वैसे 17-18 में कंप्यूट करके रखो, हम टैक्स नहीं लगाएंगे। कंसिडरेशन हमें लेनी है FMV ऑन कन्वर्जन, उसमें से हमें इंडेक्सेशन कब तक का करना है, अप टू द ईयर ऑफ कन्वर्जन ओनली। एंड हम ये इंडेक्सेशन करके
अपना कैपिटल गेन कंप्यूट करके रखा 17-18 में। इसके ऊपर 17-18 में टैक्स नहीं लगेगा। मैंने जब ये स्टॉक इन ट्रेड बेच दिया तो सेल्स प्राइस एंड एफएमवी ऑन कन्वर्जन वुड बी माई बिजनेस इनकम। देखो 18 लाख यहां पे टैक्स हुए, यहां पे डिडक्ट हुए, तो डबल टैक्स भी एक भी रुपया हो रहा नहीं है। एंड 17-18 में कंप्यूटेशन किया, मेरे आर्ग्यूमेंट को सैल्यूट करके गवर्नमेंट ने बोला कि हम इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे इन द ईयर 1920 एंड दैट्स द ईयर इन विच यू हैव सोल्ड ऑफ द स्टॉक इन ट्रेड। सो मेरी भी बात बन गई, डिपार्टमेंट की बात बन गई। डिपार्टमेंट को ये दोनों डिफरेंस 226 एंड 18 के डिफरेंस के ऊपर टैक्स लगाना था। दे आर एबल टू लेवी द टैक्स। मुझे 17-18 में टैक्स नहीं भरना था। I am definitely given a benefit of paying the tax in the year in which I sell off the stock in trade on both the income। कौन सी इनकम? कैपिटल गेन के ऊपर भी 1920 में टैक्स बढ़ने का, एज वेल एज बिजनेस इनकम के ऊपर भी कौन से ईयर में टैक्स बढ़ने का? 1920 में। ऐसा एक छोटा सा 45(2) करके मेरा मुद्दा है। फ्रेंड्स, ये मुद्दे में मुझे आपको थोड़ा डिक्टेशन देना पड़ेगा। इफ यू कैन नोट डाउन प्लीज। मैं बोल रहा हूं, मैं आपको लिखवा रहा हूं। मुझे कहा गया है कि जैसे क्लासरूम में मैं पढ़ाता हूं ना, वैसे ही यहां पे पढ़ाना है। सो यू हैव टू प्लीज नोट डाउन। हेडिंग दीजिए 45(2) कैपिटल एसेट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड एंड सोल्ड ऑफ। खाली हेडिंग देना है पहले। ऑलराइट, फर्स्ट पॉइंट, व्हेन कैपिटल एसेट इज कन्वर्टेड, when capital asset is converted into stock in trade, when capital asset is converted into stock in trade, there is no transfer. When capital asset is converted into stock in trade, there is no transfer and capital gain is not taxable, and capital gain is not taxable. When capital asset is converted to stock in trade, there is no transfer and capital gain is not taxable. Point 2. But capital gain is computed in the year of conversion. But capital gain is computed in the year of conversion. But capital gain is computed in the year of conversion, and the computation is done as under. I am repeating the second point. Capital gain is computed in the year of conversion and the computation is done as under. अब ये computation is done as under में आपको ये वाला मुद्दा कॉपी करना है। यहां पे जो मैंने लिखा है ना, net consideration will be FMV on conversion less cost multiplied by index number of conversion year divided by index number of acquisition year will be giving you long term capital gain। ये आप इतना 2 मिनट के अंदर कॉपी करोगे। All right. Third point, when the stock in trade is sold off, when the stock in trade is sold off, difference between sales price and FMV on conversion. When the stock in trade is sold off, difference between sales price and FMV, FMV means fair market value on conversion. When the stock in trade is sold off, difference between sales price and FMV on conversion is business and profession income. I am repeating, when the stock in trade is sold off, difference between sales price and FMV on conversion is business and profession income. Is business and profession income. And last theoretical point, point number 4, both capital gain and BNP income, both capital gain and BNP income are taxable. Both BNP and capital gain are taxable
in the previous year in which the stock in trade is sold off to the outsider. Both BNP and capital gain are taxable in the previous year in which the stock in trade is sold off to outsider. बराबर है. सो ये मैंने आपको 45(2) की थियोरी लिखवाई. अब 45(2) का प्रैक्टिकल ये मैंने यहां पे लिखा हुआ है. ये पूरा प्रैक्टिकल आपको 5 से 7 मिनट के अंदर कॉपी करना है. विल बी मूविंग टू अनदर स्मॉल इश्यूज इफ टाइम परमिट्स. दो प्रैक्टिकल्स कितने हैं इसके. एक प्रैक्टिकल पेंडिंग है. आगे मुझे वो स्टॉक मार्केट वाला रिइन्वेस्टमेंट का करना पेंडिंग है. कल से हम मटेरियल के साथ बैठेंगे. सो विल बी कवरिंग अप द प्रैक्टिकल टुमारो इन द कमिंग लेक्चर, so that you can have the revision of 45(2) as well as that relinquishment of the shares also. Hope this is done, and I now take you friends to my next two small portions related to the capital gain. एकदम छोटे हैं. That's the reason I am covering up at the end of the lecture. आगे मैंने लिया उसमें ऐसा था कि पलक प्रोप्राइटर ज्वेलरी ओन कर रहा था. यस ट्रांसफर्ड इट एज स्टॉक इन ट्रेड ऑफ प्रोप्राइटरशिप ज्वेलरी बिजनेस. अभी है पार्टनर ट्रांसफरिंग capital asset to the partnership firm. Your position is, say I am owning an asset. मेरा से फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग है. मैं ओनर हूं, पलक इंडिविजुअल, और मैंने मेरी ये कैपिटल असेट जो मेरी इंडिविजुअल ओनरशिप की थी उसको मैंने मान लीजिए कि लेट अस पुट इट दिस वे, मैंने स्मिथ सर ने और अमित पोपट सर ने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की. उसको मैंने ये बिल्डिंग ट्रांसफर कर दिया. फंडा समझना. पहले ओनर
पलक था। अभी ओनर कौन हुआ? फर्म, जिसमें पलक, अमित सर एंड स्मिथ सर आर द पार्टनर। फ्रेंड्स, मैं इंडिविजुअल मेरी कैपिटल एसेट ये फर्म को ट्रांसफर करूं ना, तो फ्रेंड्स ओनरशिप यहां पे चेंज हुई। आगे देखो, पलक ज्वेलर्स इंडिविजुअल प्रोप्राइटर पलक एंड पलक इंडिविजुअल आर वन एंड सेम, while here पलक इंडिविजुअल एंड दिस पार्टनरशिप फर्म आर सेपरेट लीगल एंटिटी। पर्सन की डेफिनेशन में भी सेक्शन 2(31) में दोनों को डेफिनेटली अलग अलग डिफाइन किया हुआ है। अब मैं जब ये असेट ट्रांसफर करूं ना साहब, तो खास समझिए, आई एम दैट इज पार्टनर इज गोइंग टू बी लायबल फॉर कैपिटल गेन। मुझे इसके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा। क्वेश्चन अराइजेस, ये पार्टनरशिप फर्म ने मुझे कुछ रुपया नहीं दिया। हमारी फर्म ने बोल दिया, स्मिथ सर ने, अमित सर ने, तो कि सर अभी तो फर्म स्टार्ट हुई है, बिल्डिंग आप लाओ बराबर है, पर रुपए कहां से थे? हम बुक में एक अकाउंटिंग एंट्री कर देते हैं, फर्म वाले ने कहा, जिसमें उन लोगों ने एंट्री पास की, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू पलक्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। रुपए दिए नहीं, पर मेरा अकाउंट क्रेडिट कर दिया। फ्रेंड्स, कैपिटल गेन अराइजेस ऑन ड्यू बेसिस। जैसे ही मेरा अकाउंट क्रेडिट हुआ ना फ्रेंड्स, आई एम लायबल फॉर कैपिटल गेन टेकिंग माई कंसिडरेशन टू बी अमाउंट विच इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म, जिसमें से हमें डिडक्ट करना है, मुझे डिडक्ट करना है इंडेक्स कॉस्ट मेरी। अगर ये असेट लॉन्ग टर्म हो तो, यह असेट शॉर्ट टर्म हो तो मुझे क्या डिडक्ट करना है? एक्चुअल कॉस्ट। एंड आई विल बी लायबल फॉर लॉन्ग टर्म और आई विल बी लायबल फॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। फ्रेंड्स, बी केयरफुल व्हेन Palak individual transfers to proprietorship, no transfer because both are one and same. But when Palak individual transfers to partnership, both are separate associates. Both are separate associates. Immediately capital gain is liable. भले फर्म ने मुझे कुछ नहीं दिया, पर मेरा अकाउंट क्रेडिट किया, मेरे लेने के इतना राइट हो गया. Whatever the amount is credited to my account will be called the consideration, and I am liable for capital gain on the same, taking into account that amount recorded in the books, amount credited to my account as my consideration. उसमें से हम इंडेक्स कॉस्ट या एक्चुअल कॉस्ट डिपेंडिंग अपॉन माय पीरियड ऑफ होल्डिंग डिडक्ट करेंगे. अच्छा, उल्टी सिचुएशन हो. उल्टी सिचुएशन का मतलब है फ्रेंड्स, सेक्शन 45(4) पे चले. 45(4) टॉक्स अबाउट अ रिवर्स सिचुएशन. 45(2) था कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड. 45(3) था पार्टनर ट्रांसफरिंग द एसेट टू फर्म. 45(4) है पार्टनरशिप फर्म is distributing capital asset to partner on dissolution, और एक्ट के वर्ड है ये अदरवाइज. अदरवाइज मीन्स रिटायरमेंट के टाइम या कोई भी टाइम पे फर्म पार्टनर को असेट दे. सिचुएशन होगी इसमें, पार्टनरशिप फर्म है हमारी, वो मान लीजिए डिसॉल्व हो रही है, और पार्टनरशिप फर्म ये कैपिटल एसेट किसको दे रही है? पार्टनर को ट्रांसफर कर रही है. नहीं, आपके डिसोल्यूशन के टॉपिक में आपको सिखाया है कि फर्म डिसॉल्व हो, मान लो कि XYZ पार्टनर थे, उनकी एक पार्टनरशिप फर्म थी, फर्म डिसॉल्व हुई तो एसेट्स सेल ऑफ हो जाती है, लायबिलिटी पे ऑफ हो जाती है, फिर कुछ बचे तो पार्टनर ले जाते हैं. अब कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टनर असेट भी ले जाता है. मान लो फर्म की एक डेप्रिसिएबल कार थी, मिस्टर वाई हैज एग्रीड टू टेक ओवर दैट मोटर कार एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ से 51,000. तो आप अपने बुक्स में एंट्री पास करते थे, मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट 51,000 टू, अगर सेपरेट अकाउंट मोटर कार का बनाया है तो मोटर कार अकाउंट क्रेडिट 51,000. सेपरेट अकाउंट नहीं बनाया है, रियलाइजेशन में ले गए हो तो रियलाइजेशन अकाउंट. बट अकाउंट में आप इसको रिकॉर्ड करते हो एट एन एग्रीड वैल्यू. अब मेरा एक्ट कुछ गलत अलग बोल रहा है. मेरा एक्ट बोल रहा है कि फर्म जब पार्टनर को असेट ट्रांसफर करे ना, तो बोथ आर सेपरेट एंटिटी, एंड यस
partnership firm is going to be liable for capital gain. पर पार्टनर जो फर्म को असेट दी थी ना, तो हमने बुक्स में जो रिकॉर्ड किया उसको कंसीडरेशन ली, बट जब फर्म पार्टनर को असेट ट्रांसफर करेगा ना, तो जितना रिकॉर्ड हुआ 51,000 इज नॉट द कंसीडरेशन इज फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. मेरे एक्ट का ऐसा मानना है कि जब फर्म पार्टनर को असेट देंगी ना, तब वो लोग मैन्युपुलेशन करेंगे, शायद कम वैल्यू में असेट रिकॉर्ड करे, इसलिए कहा दैट योर कंसीडरेशन विल नॉट बी द एग्रीड वैल्यू. जैसा हमारे केस में मोटर कार ले गया था 51,000 में, तो हमारी एग्रीड वैल्यू थी कितनी फ्रेंड्स? 51,000. दैट 51,000 इज नॉट कॉल्ड द कंसीडरेशन. द कंसीडरेशन would be not this 51,000 but the consideration will be जिस दिन ये असेट डिस्ट्रीब्यूट हुई उस दिन की कौन सी वैल्यू फ्रेंड्स लेने की? द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी कंसीडर्ड एज माय कंसीडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ फ्रेंड्स कंप्यूटिंग द कैपिटल गेन. एंड इसमें से पार्टनरशिप फर्म के लिए अगर ये असेट फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म होगी तो हम क्या डिडक्ट करेंगे? इंडेक्स कॉस्ट. बट ये शॉर्ट टर्म होगी तो हम क्या डिडक्ट करेंगे? एक्चुअल कॉस्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ द फर्म. एंड फ्रेंड्स दिस वुड बी माय लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गेन. मैंने दो चीजें समझाई. पार्टनर जब पार्टनरशिप फर्म को ट्रांसफर करे, पार्टनर लायबल, कंसीडरेशन विल बी अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स. बट फर्म जब पार्टनर को ट्रांसफर करे, फर्म लायबल, consideration is not amount recorded in the books. Consideration is fair market value as on the date of distribution. फ्रेंड्स ये दो छोटे छोटे थियोरेटिकल पॉइंट है, मल्टीपल चॉइस में या थियोरी में आपको पूछ सकते हैं. एंड दैट्स द रीजन फ्रेंड्स ये थोड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे. आप इसको अच्छे से कॉपी करोगे. एंड ये मेरे आज के लेक्चर का पोर्शन था. आई एम गिविंग यू 5 minutes for the purpose of copying. We'll meet in the next lecture with the new provision. Till then friends, stay safe, stay home. Thank you very much. Copy the same.
If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.